हाय एवरीवन, तौकीर अहमद इन टाइम्स कैरियर। तारों का टिमटिमाना, भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ छड़ी का टेढ़ा प्रतीत होना, या भरी बाल्टी के सरफेस में रखा हुआ सिक्का का उभरा हुआ प्रतीत होना, ये सभी घटनाएं जो है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। तो आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? तो आइए पहले हम लोग समझते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ, वर्जिनल पथ से विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है। इस घटना को ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमारा जो टॉपिक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, और इसका हम डिफिनेशन भी लिख चुके हैं। आइए समझते हैं क्या है डिफिनेशन। कि जब रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है तो वह मूल पथ, वर्जिनल पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए आइए हम डायग्राम के माध्यम से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझते हैं। ये कोई सरफेस है और यह सरफेस जो है वो दो मीडियम कलर करता है। तो मान लीजिए सरफेस को एम डैश मान लिए, और ऊपर जो है वो ईयर है और नीचे जो है वो वाटर है। तो यहाँ ईयर जो है वो वाटर की अपेक्षा हल्का है, इसलिए इसे सरल माध्यम कहा जाता है, और सरल को इंग्लिश में रेयर मीडियम कहते हैं। उसी तरह से ईयर की अपेक्षा जो वाटर होता है वो भारी होता है, उसका डेंसिटी ज्यादा होता है, तो इसे डेंसर मीडियम और हिंदी में सेकंड माध्यम कहा जाता है। अब यहाँ पर हम लोग एक नॉर्मल डाल दिए। नॉर्मल डालने के बाद इसको हम लोग एन डैश मान लेते हैं, और यहाँ पर एक आपतित किरण है। ये जो रे है वो इंसिडेंट रे कहते हैं, आपतित किरण कहा जाता है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो कोण बनता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण कहा जाता है। उसी तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो आपतित किरण है, तो जैसे ही प्रकाश एयर से वाटर में प्रवेश करेगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करेगा, तो उसको बिल्कुल सीधा आना चाहिए था, बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि लाइट जो है वो इस प्रकार आती है, यानी नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है। तो यह जो किरण है इसे रिफ्रैक्टेड रे यानी अपवर्तित किरण कहा जाता है। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण आर कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं बिल्कुल डायग्राम में कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करता है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, और इस घटना को ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट हम लोग जानेंगे। पहली बात है कि रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, छोटी छोटी बात को हम लोग नोट करते हैं तब आगे बढ़ेंगे। तो पहला है रेयर मीडियम। तो ध्यान दीजिए, रेयर मीडियम उसको कहते हैं जो दूसरे माध्यम की अपेक्षा जिसका डेंसिटी क्या हो, कम हो, जिसमें प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम की अपेक्षा क्या हो, ज्यादा हो। और डेंसर मीडियम का मतलब होता है डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम का मतलब होता है कि वैसा मीडियम जिसका डेंसिटी अदर मीडियम की अपेक्षा ज्यादा हो, या जिसमें प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम की अपेक्षा कम हो, उसे क्या कहा जाता है, डेंसर मीडियम कहा जाता है। हिंदी में सरल माध्यम कहा जाता है और सघन माध्यम कहा जाता है। तो ये था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डिफिनेशन, और ये था उसका डायग्राम। लेकिन और कुछ बातें हैं कि जब, ध्यान दीजिए, अगला स्टार है कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में प्रवेश करती है, यानी सरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो हमेशा जो है वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। रिफ्रैक्टेड रे जो है वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। लेकिन जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से क्या होता है, दूर भागता है। बहुत सारे डायग्राम आगे चलकर आएंगे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये बात क्लियर हो गया कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में प्रवेश करता है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ता है, और जब वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में प्रवेश करता है तो वो अभिलंब से दूर भागता है। अब हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का लॉ को जानेंगे, इसका क्या क्या नियम है। यहाँ पर हम लोग कहेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम।
तो अगला क्लास में भी हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, परावर्तन के भी 2 नियम है, और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अपवर्तन के भी 2 नियम है। तो आइए पहला नियम क्या है? पहला नियम है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एवं नॉर्मल अभिलंब, तीनों जो है सरफेस के एक ही बिंदु में होते हैं, सरफेस के एक ही तल में होते हैं। आप देख रहे हैं ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये नॉर्मल है, और ये सरफेस है। सरफेस के किसमें होते हैं? एक ही बिंदु में होते हैं। ठीक, तो पहला नियम आपको लिखना है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, सरफेस के एक ही बिंदु में होते हैं। आइए दूसरा क्या है? दूसरा है कि आपतन कोण की जिया, जिया यानी साइन को कहा जाता है। तो साइन आई को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बटे साइन आर, अपवर्तन कोण का जिया यानी साइन आर का अनुपात, यानी इस कोण का और इस कोण का अनुपात जो होता है एक कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट को पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है, और इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। इसके द्वारा सूचित किया जाता है म्यू द्वारा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर समझिए स्टेप बाय स्टेप, हड़बड़ी करने की कोई जरूरी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग को समझना है। आपतन कोण की जिया एवं अपवर्तन कोण की जिया यानी साइन आई बटे साइन आर का अनुपात एक कांस्टेंट होता है, यानी जब दोनों का वैल्यू को बैठाया जाता है, आई का और आर का वैल्यू जब बैठाया जाता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू आता है, और इस कांस्टेंट वैल्यू को फर्स्ट माध्यम, पहले माध्यम की अपेक्षा जो दूसरा माध्यम होता है उस माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है, और अपवर्तनांक को इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, और इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। ये जो सिंबल देख रहे हैं इसे म्यू पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? म्यू। ठीक है, अब है कि इसमें 2 मीडियम होता है। ठीक, मान लीजिए कि एयर को हम पहला माध्यम मान लिए और वाटर को जो है हम दूसरा मीडियम मान लिए। तो प्रकाश पहला मीडियम से किसमें प्रवेश कर रहा है? दूसरा मीडियम। ठीक है, तो जिस मीडियम में प्रवेश करेगा उसका अपवर्तन यहाँ पर 2 नीचे लिखा जाता है, और किस मीडियम से होते हुए प्रवेश कर रहा है? 1 से होते हुए प्रवेश कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे साइन आई बटे साइन आर बराबर, इसको हम तोड़ेंगे तो म्यू 2 बटे क्या हो जाएगा? म्यू 1, यानी जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर है उससे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक, इसे ही हम लोग स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर स्नेल्स लॉ पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो आपको लिखना क्या है? आपको लिखना है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का दूसरा नियम। आइए मैं पूरी बात को समझाता हूं कि आपको लिखना क्या है। अगर आपको स्नेल्स लॉ लिखने के लिए कहता है तो आपको लिखना होगा कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जिया यानी साइन आई बटे अपवर्तन कोण का जिया साइन आर का अनुपात एक कांस्टेंट होता है, जिसे पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है, और यहाँ पर उसको हम लोग टर्म में लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू 2 विथ रिस्पेक्ट टू म्यू 1। तो साइन आई बटे साइन आर, और म्यू 2 ऊपर चला गया, म्यू 1 नीचे आ गया। दिस इज नॉन एज स्नेल्स लॉ, इसे ही स्नेल के नियम से जाना जाता है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट इसको पढ़ नहीं पाते हैं या इसको पढ़ नहीं पाते कि सर इसको पढ़ेंगे क्या, किस तरह से पढ़ेंगे? तो देखते हैं क्या पढ़ेंगे। कहेंगे टर्म म्यू 2 विथ रिस्पेक्ट टू म्यू 1, इसको क्या पढ़ा जाता है? इसको पढ़ा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। जी बिल्कुल आपके सामने है, इसको देखिए। म्यू 2 विथ रिस्पेक्ट टू म्यू 1 को क्या पढ़ना है? इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। जी बिल्कुल आपके सामने है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2
विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। अब बात उठ रहा है कि सर मान लीजिए कि ये जो आपके सामने है इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यू 2 बटे न्यू 1। अगर 1 की जगह अगर ईयर हो, तो अगर 1 की जगह ईयर हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर ईयर आ जाएगा, और 2 के जगह क्या हो, वाटर हो, तो 2 के जगह क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। तो क्या पढ़ेंगे इसको, तो बिल्कुल इसी तरह से है, खाली 1 के जगह आपको क्या पढ़ना है, सॉरी 2 के जगह क्या पढ़ना है, वाटर पढ़ना है, और 1 की जगह क्या पढ़ना है, ईयर पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाटर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ईयर, यानी हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। इस तरह से आप इसको पढ़ने भी सीख गए हैं कि क्या पढ़ेंगे। चलो मैं लिख देता हूं इसको भी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ईयर, हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। तो याद रहे कि हमेशा जो नीचे जो बेस में रहता है उसका अपवर्तनांक होता है, जो ऊपर रहता है उसके क्या होता है, सापेक्ष होता है। ठीक है, तो इस सब बात को आप नोट कर लीजिए। इस पॉइंट को फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का फर्स्ट पॉइंट इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एवं नॉर्मल सरफेस के एक ही बिंदु में होते हैं, और आप इसको भी नोट कर लीजिए, sin i बटे sin r बराबर म्यू 2 विद रिस्पेक्ट टू म्यू 1। और इसको जैसे हम लोग तोड़ेंगे इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज नॉन एज स्नेल्स लॉ, इसे स्नेल के नियम से जाना जाता है। और आप इसे क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर आप चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो सब बातें को नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोग बहुत सारे टर्म को जाने, लॉ को जाने, स्नेल्स लॉ को जाने, लेकिन कुछ बातें और है जो और जानना आपको जरूरी है। आइए क्या क्या बात है। पहली बातें हैं कि रिफ्रैक्शन की प्रक्रिया में, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की प्रक्रिया में, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट का इंटेंसिटी चेंज हो जाता है। इंटेंसिटी जो तीव्रता होता है वो बदल जाती है। लाइट का वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य जिसे बोलते हैं, डिस्टेंस बोल सकते हैं, वो बदल जाता है। लाइट का स्पीड बदल जाता है, लेकिन लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होता है जिसको हम लोग आवृत्ति कहते हैं वो चेंज नहीं होता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है कि रिफ्रैक्शन की प्रक्रिया में क्या चेंज नहीं होता है। तो रिफ्रैक्शन की प्रक्रिया में क्या चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। ये चेंज हो जाता है, ये भी चेंज हो जाता है, ये भी चेंज हो जाता है, इंटेंसिटी, वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाता है, लेकिन लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो चेंज नहीं होता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए कि रिफ्रैक्शन की प्रक्रिया में इंटेंसिटी, वेवलेंथ एवं स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है, बट लाइट का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि रिफ्रैक्शन की घटना में लाइट जो है वो अगर नॉर्मल आता है, अगर लंबवत आता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता है, तो फिर रिफ्रैक्शन की घटना नहीं घटेगा। क्यों? क्योंकि लाइट फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चला जाएगा। इन दिस कंडीशन, उस सिचुएशन में ना तो I बनेगा और ना तो R बनेगा, और ना ही तो प्रकाश के मूल पथ से विचलित नहीं होगा। इस तरह से अपवर्तन की जो घटना है वो नॉर्मल के लिए लागू नहीं होता है। नॉर्मल या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है अपवर्तन की घटना लागू नहीं होता है। ठीक। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि रिफ्रैक्शन की घटना में, जो आप अभी स्टडी कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन की घटना में मिनिमम 2 मीडियम की आवश्यकता है। मिनिमम 2 मीडियम रिक्वायर्ड है, कम से कम 2 मीडियम होना चाहिए। एक मीडियम के लिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की घटना नहीं होता है। अब सवाल यह उठ रहा है इससे क्या 2 से अधिक हो सकता है? जी, 2 से अधिक बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अलग अलग मीडियम के लिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि सर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्यों होता है, ये घटना क्यों घटता है? ये घटना इसीलिए घटता है क्योंकि डिफरेंट मीडियम में, अलग अलग मीडियम में जो लाइट का स्पीड होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, अब है कि डिफरेंट मीडियम में स्पीड क्यों होता है, क्योंकि अलग अलग मीडियम का जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, और उसी डेंसिटी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। इस नाम से जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। इसे हिंदी में अपवर्तनांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपवर्तनांक कहा जाता है। और अपवर्तनांक को म्यू द्वारा सूचित करते हैं, और इसका जस्ट आप
फॉर्मूला देख चुके हैं कि साइन आई बटे साइन आर, जिसे सीमेंस लॉ के नाम से जानते हैं। ठीक, ये सभी बातों को आप नोट कर लीजिए।